नमस्कार दोस्तों, द स्टडी पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तमाम साथियों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास तथा साथ ही इसका एमसीक्यू लगाएंगे। आज सिर्फ हम लोग करेंगे शिक्षा का विकास का एमसीक्यू लगाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में प्रेस का विकास वह प्रमुख साधन था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावना जगा। ठीक है, मतलब है कि जो राष्ट्रवादी भारतीय था उसमें क्या जगा, देश राष्ट्र के प्रति भावना जगा, देश के प्रति भावना जगा। आधुनिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार किया गया प्रेस के माध्यम से और यह एक अखिल भारतीय चेतना का जागृत किया। नेक्स्ट का तो भारत में प्रेस का विकास जो हुआ था 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। कब हुआ था? तो 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ था और इसने जनमानस में एक नई चेतना उत्पन्न की तथा भारत के संदर्भ में प्रेस का विकास में विदेशियों और भारतीयों के योगदान निम्न रहा, जिसमें विदेशी का योगदान क्या था और भारतीयों का योगदान क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विदेशियों के प्रयास क्या क्या था। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास था वो पुर्तगालियों का देन था। 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया गया था। 56 में डेट पूछता, 1556 में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो गोवा में लगाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना 1684 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था और ये विलियम बोल्टस के प्रयास से किया गया। किसके प्रयास से? विलियम बोल्टस के प्रयास से किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिन्होंने बंगाल गजट का संपादक थे और 1780 ईस्वी में इसका संपादक किए थे। भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत माना जाता है। पूछेगा भारत में पत्रकारिता का इतिहास का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। ठीक है, और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें भारतीयों का प्रयास क्या रहा इसमें। तो शिक्षित भारतीयों ने यह अनुभव किया कि जनमत को शिक्षित करना तथा आंदोलन और निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करना प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब है कि जनमत को शिक्षित करने से आंदोलन और निंदा के कारण सरकार की नीतियों को प्रभावित होगा और जिसमें प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण निभाएगा। समाचार पत्र आरंभ करने और उन्हें एक सक्षम राजनीतिक साधन बनाने में अनेक व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुब्रमण्यम अय्यर, ये इत्यादि महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भूमिका रहा भारतीय को प्रेस के विकास में। देखिए, राजा राम मोहन राय का दो पत्रिका था, एक संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में लिखा गया था ये पत्रिका और ये मिरातुल अखबार फारसी का पहला अखबार था। मिरातुल अखबार जिसके अनुवाद राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। पिछले वीडियो में हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। देखिए आगे कहता है क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू पैट्रियार्क का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे बोला जाता है? तो क्रिस्टोदास पाल को बोला जाता है। राष्ट्रगोह पर दादा भाई नौरोजी ने निकाला था।
देखिए 1890 बम्बई में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक दैनिक पत्रों का स्थापना किया गया, जिसमें से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पॉइनर, स्टेट्समैन, ये सारी जो पत्रिका था वो ब्रिटिश सरकार को समर्थन करता था। ठीक है, जिसमें सोम प्रकाश ब्रिटिश सरकार का विरोध था, सोम प्रकाश वगैरह ऐसे जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करता था। और पॉइनर एकमात्र पत्रिका था जिन्हें सपोर्ट करता था ब्रिटिश सरकार को, स्टेट्समैन सपोर्ट करता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार की नीतियों को सपोर्ट करता था। आगे हम लोग देखेंगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में स्थापित अमृत बाजार पत्रिका, मद्रास में द हिंदू भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले समाचार पत्र था। एक तो भारत का समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका जो समर्थन करता था, द हिंदू ये मद्रास में छपता था, जिन्होंने भारतीय समाचार पत्र समर्थन करता था भारत को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ भारतीय प्रेस का भी विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, उसके साथ साथ प्रेस का भी विकास हुआ और इसने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित मराठी पत्रिका था जिसका नाम था केसरी। ठीक है, पूछेगा पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1896 में जेल गए थे। अब देखिए भारत में हिंदी और अंग्रेजी का आरंभिक समाचार पत्र कौन कौन थे, तो जेम्स एट हिंकी भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1780 ईस्वी में। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता बंगाल गजट को, एक हिक्की गजट, क्योंकि हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था इसलिए हिक्की गजट के नाम से जानते हैं। और बंगाल के कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था इसलिए कलकत्ता जर्नल गजट भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए 1811 में कलकत्ता में क्रॉनिकल का प्रकाशन जे.एस. बकिंघम ने किया था। कौन किया था कलकत्ता में, तो जे.एस. बकिंघम के द्वारा किया गया था, जे.एस. बकिंघम के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड था जिसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ करता था और इम्पोर्टेंट है इसका प्रकाशन जुगल किशोर के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, जुगल किशोर के द्वारा किया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रेस के विरुद्ध जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक कानून बनाए गए थे। 20वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवादी प्रेस और भी शक्तिशाली हुआ तो प्रेस स्वतंत्रता और भी कम कर दी गई और भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसमें जो एक्ट लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैंगिंग एक्ट भी बोलते हैं, मुंह बंद करने वाला एक्ट भी बोलते हैं, और इसका जो एक्ट लाया था लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था 1882 में। आगे हम देखें समाचार पत्र अधिनियम 1908 में लाया गया था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1920 में लाया गया था, भारतीय समाचार पत्र जो संकटकालीन शक्तियाँ था अधिनियम 1931 में लाया गया था। 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया और जिसका भारतीयों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवादी धीरे धीरे प्रेस का उपयोग जनता में राष्ट्रवादी का चेतना जागने लगा। ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बढ़ने लगा, तो सरकार की प्रतिक्रिया नीतियों की कड़ी आलोचना करने लगे। जो राष्ट्र के प्रति भावना जगा कि नहीं सरकार की गलत नीति है प्रेस के माध्यम से जाना, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को विरोध किया। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय प्रेस का विरोधी हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद 1908 में और 10 में पुनः कड़े प्रेस कानून लाए गए थे। चलिए आज हम लोग करेंगे शिक्षा का विकास के बारे में।
तो सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा का विकास, जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लाया गया था भारत में 1813 चार्टर एक्ट जो आया था, उसी के तहत ईसाई मिशनरियों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के दिशा में कार्य किया और कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया था। कलकत्ता मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, ठीक है, 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में ही एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी, जिसमें भारत के प्राचीन के बारे में अध्ययन करना है, मध्यकालीन के यानी प्राचीन और अतीत के बारे में अध्ययन करना है, और उसके इतिहास की भाषाएं क्या है, साहित्य क्या है, दर्शन क्या है, कानून के बारे में प्रोत्साहन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी में किसका अध्ययन किया जाता था, किसके बारे में पढ़ा जाता था? यहाँ से एक पत्रिका निकला था, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक नाम से ही कोई पत्रिका निकाला गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जोनाथन डक्कन के प्रयास से 1791 में, ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था। ठीक है, पूछेगा जोनाथन डक्कन के प्रयास से 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था। देखिए, विलियम जोन्स के द्वारा भी भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके। प्रशासन के लिए, ठीक है, न्याय के प्रशासन के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति मिल सके। शिक्षा के विकास में 1813 चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की मंजूरी दिया कि 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। इम्पोर्टेंट है कि किस चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपये की शिक्षा की मंजूरी दिया गया था, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत में ये मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाश्चात्य और प्राच्य भाषा में विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। तो 1813 चार्टर जो अधिनियम के बाद इस विवाद का कारण 2 बिंदु पर निर्भर था। पहला तो ब्रिटिश कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्वरूप क्या हो, दूसरा कि शिक्षा के विकास के लिए किस भाषा का प्रयोग हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो या हिंदी भाषा का प्रयोग हो। तो इन दोनों प्रश्नों पर दोनों वर्ग में मतभेद हुआ, जिन्हें प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी कहा गया। पाश्चात्यवादी का नेता मैकाले था, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। और प्राच्यवादी जो स्थानीय भाषा था, जिसमें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अरबी, ये सब भाषा था। देखिए, प्राच्य शिक्षा का समर्थक H.T. प्रिसेम, विल्सन, और पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक मुनरो, एल्फिस्टन और लॉर्ड मैकाले था। मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा की वकालत की, जबकि प्राच्य शिक्षा के कुछ समर्थक संस्कृत, फारसी और अरबी शिक्षा की प्रोत्साहन के देने के पक्ष में थे। लेकिन यह विवाद 1835 में समाप्त हुआ, जब सरकार ने अंततः अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों का साथ दिया और स्पष्ट किया कि भविष्य में सारा धन भारतीय जनता को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में उपयोग में लाया जाएगा। तो 1835 का जो शिक्षा अधिनियम लाया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ये उस समय काउंसिल का विधि सदस्य था और इसने एक तर्क दिया था कि भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं है कि इस उद्देश्य को पूरा कर सके और प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है। इन्होंने बोला था, लॉर्ड मैकाले का एक कथन था कि यूरोपीय के एक अलमारी से अच्छा यहाँ का मतलब कि जो पूरे विश्वविद्यालय हैं उससे बेहतर है यूरोप का एक अलमारी।
देखिए, शिक्षा का अधोगामी निष्पादन सिद्धांत क्या है? लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया है। तो शिक्षा पर खर्च किए जाने वाली राशि अत्यल्प था, यानी कम थी। इससे बहुत कम लोगों की शिक्षा होता था। यह सुनिश्चित किया गया कि इस राशि को उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया जाए। इसमें कहा गया कि उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और मध्यम वर्ग को, जिसके कारण क्या होगा कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग मिलकर जो जनसाधारण लोग हैं, नीच वर्ग के लोग हैं, उसको शिक्षा दिया जाएगा उच्च वर्ग के माध्यम से। इसी को बोलते हैं अधोगामी निष्पादन सिद्धांत, यानी छन छन कर शिक्षा जाना, फिल्ट्रेशन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत यही है। जिसमें क्या उस शिक्षित लोगों की आशा थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने में कार्य करेंगे। उन जनसाधारण लोग उस शिक्षा को जब शिक्षा दिया जाएगा उच्च व्यक्ति लोग को, तो जनसाधारण लोगों को भी शिक्षा देंगे लोग, ये आशा किया गया था। इस प्रकार शिक्षा और आधुनिक विचार उच्च वर्गों से निकलकर निम्न वर्ग लोगों को प्राप्त हुआ और यही शिक्षा अधोगामी निष्पादन सिद्धांत कहलाया। और इसे 1854 में समाप्त करके 1854 का बोर्ड डिस्पैच घोषणा पत्र लाया गया। इसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा किया गया और आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम घोषित किए गए। इसी के तहत 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय का स्थापना की, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 1857 में। ठीक है। बोर्ड डिस्पैच में स्कूली स्तर पर जो अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षा होगा। बोर्ड योजना में कहा गया कि स्कूली स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ, स्कूली मतलब प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, लेकिन जैसे आप कॉलेज पहुंचिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा मिलेगा। गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई, गैर मतलब प्राइवेट स्कूलों के लिए, तथा इंडियन एजुकेशनल सर्विस IES नामक एक नई सेवा का अस्तित्व में आई और यह सेवा संपूर्ण देश में सरकारी संस्थानों के लिए अध्यापक का चुनाव करती थी। ठीक है, अध्यापक को जो चुनाव करती थी उस संस्था का नाम था इंडियन एजुकेशनल सर्विस IES। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की कमजोरी। देखिए, परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव तथा 1844 ईस्वी में सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई। 1844 ईस्वी की घोषणा के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन करने वाले को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तभी रोजगार मिलेगा। ठीक है, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए तभी रोजगार मिलेगा। ठीक है। शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य कमजोरी थी कि आम जनता की शिक्षा नहीं मिला था, जिससे जनसाधारण में गिरावट आया था। शिक्षा में, जनसाधारण साक्षरता में, शिक्षा के माध्यम को भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी को अधिक महत्व देने के कारण शिक्षा के प्रसार में रुकावट आया था। अंग्रेजी माध्यम में सिर्फ शिक्षा दिया गया था, कोई नहीं समझता था जनसाधारण लोग। प्रारंभिक शिक्षा नीति की एक बड़ी कमजोरी यह भी थी कि लड़कियों को शिक्षा की अवहेलना की गई थी। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 मेडिकल कॉलेज और पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की का स्थापना किया गया। तो रुड़की बंगाल में पड़ता है, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय द्वारा शिक्षा का प्रसार किया गया। ठीक है, भारतीय द्वारा शिक्षा का प्रसार। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसका गठन 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग वाराणसी में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया, तो जोनाथन डक्कन के द्वारा। अहमदाबाद विद्यापीठ का स्थापना किया गया। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था विश्व भारती। गांधी जी के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को तालीम योजना शुरू किए थे, तालीम योजना। बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी इस प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण, गांधी जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन योगदान रहा, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभिन्न जो बनाया गया
आयोग शिक्षा से संबंधित। तो देखिए इसमें सिर्फ याद कर लीजिएगा कि प्रथम शिक्षा आयोग हंटर कमीशन था, डब्ल्यू हंटर इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था और लॉर्ड रीपन के शासनकाल में लाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था, रेले अध्यक्षता कर रहे थे। 1913 के शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले के समय दबाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1913 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। सैडलर आयोग 1917 में स्नातक स्तर पर बल दिया गया था। हार्टोंग समिति 1929 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाना है, इसमें बल दिया गया। सार्जेंट 1944 में, ठीक है, इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। सार्जेंट 1944 डेट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसका MCQ लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे, संबंधित फैक्ट है, फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ लगाएंगे। देख लीजिए आधुनिक शिक्षा का विकास, तेजी में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। देखिए 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था। इसका जो प्रथम प्रमुख था मुइज़ुद्दीन को बनाया गया था। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून का पढ़ाया जाता था। 1791 में जोनाथन डक्कन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में माइकल मधुसूदन दत्त सदस्य प्रदान किया गया था। किसको दिया गया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त को दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। कौन किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने। आगे देखिए विल्किंस ने फारसी और बांग्ला मुद्रण ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। अक्षरों का आविष्कार विल्किंस ने किया था। देखिए सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया। इसमें एक पत्रिका था जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर। इसमें भारत के अतीत से प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया था। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और भागवत गीता विल्किंस के द्वारा किया गया था। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में लाया गया था। इंपॉर्टेंट प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। देखिए रंगपुर नेशनल कॉलेज का स्थापना 1905 में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना 15 अगस्त 1906 में किया गया था। 1813 चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कहा गया था। सैडलर आयोग 1917 में गठन किया गया था जो शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग में 2 भारतीयों को सदस्य चुना गया था जिसका नाम था आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आगे हम लोग देखेंगे मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, मैकाले कौन सा? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक। मैकाले ने ही अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत लागू किया था जो शिक्षा से संबंधित था। ये सब ऊपर पढ़ा दिए, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे। भारत में आधुनिक शिक्षण प्रणाली का नियम 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से पढ़ी है। ठीक है, देखिए मैकाले ने बोला था यूरोप का एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कच भारत और अरब जैसा के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। मैकाले शिक्षा नीति इसी के शासनकाल में लाया गया। इसमें अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है 1835 के मैकाले शिक्षा को। बताए थे 1854 डिस्पैच घोषणा पत्र जो लाया गया था, इसमें लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 1857 में। डीके कर्वे के द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया जो महाराष्ट्र की थी, समाज सुधारक।
विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली लाए गए, स्थापना किया गया था। पूना में विधवा गृह का स्थापना किया था प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा 1896 में। और इन्होंने ब्राह्मण विधवा से शादी किया था, ब्राह्मणी विधवा से। ठीक है, देखिए आप लोग के ये बता दिए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसको बना दीजिएगा आप लोग। देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। तो संस्थापक में चुपुलेकर, अगरकर, नाम जोशी थे। राजा मोहन राय आधुनिक शिक्षा का सबसे पहले से ही समर्थक थे, 50 शिक्षा के समर्थक थे। डेविड हेयर, अलेक्जेंडर गब्स ने मिलकर हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 1875 में मुस्लिम एंग्लो इंटर कॉलेज, बाद में ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। दिल्ली कॉलेज 1824 में। भारतीय विश्वविद्यालय ने धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले वकालत किसने की थी धार्मिक शिक्षा के लिए? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU का स्थापना किया था। इनका पत्रिका है हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अबुद्ध मर्यादा। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव को। बता दिया, भारत में अंग्रेजी ने प्रथम मदरसा का स्थापना कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। कब? 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल 1784 में किसने? विलियम जोन्स ने। बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय किसके द्वारा? तो जोनाथन डक्कन के द्वारा 1791 में। 1791 में। अब देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। बिल्कुल हुआ। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में युक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक थे। पाश्चात्य मतलब प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक थे, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता था। तो बिल्कुल सही, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्यक्ति ने पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक नहीं थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये बताइए अभी कि पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मसूदन दत्त को दिया गया था। भागवत गीता विल्किंस, कालिदास बताइए आप लोग, अभिज्ञान शकुंतलम ये भी विल्किंस। अब देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। जितना भी छोटा छोटा पद था उसके लिए किसको आवश्यकता थी? कि भारतीयों की आवश्यकता, इसलिए वो शिक्षा देता था अंग्रेजी में। देखिए, ये बताए थे किस अधिनियम सबसे पहली और भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये 1800 चार्टर 13 अधिनियम। देखिए, बूट डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सहायता अनुदान व्यवस्था था, पढ़ा दिए थे कि सहायता का किया जाता था। ये विश्वविद्यालय की स्थापना की, जी 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। इस सभी स्तरों पर था, तो सभी स्तर पर नहीं था, उच्च स्तरों पर था। कॉलेज वगैरह इसे में अंग्रेजी शिक्षा दिया जाएगा। यानी इसका जो आंसर क्या हो जाएगा सही? तो 1 और 2 हो जाएगा। ये भी बताइए आप लोग, चार्ल्स वुड किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास किस पर दिया गया था? तो बताइए, बता दिए तो पहला कमीशन हंटर कमीशन लाया गया था, और वो जो विकास दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। प्रथम भारतीय शिक्षा, ये भी अभी बताएं, प्रथम भारतीय किसने और किस वर्ष की थी? तो हंटर कमीशन
ठीक है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके समय में? 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में। नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन, ये बताएं 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में, और ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के सुधार के लिए सैडलर ये भी ऊपर पढ़े 1917 में। 1902 में कर्जन के द्वारा 2 भारतीयों को सम्मिलित किए गए थे विश्वविद्यालय आयोग के लिए। उस विश्वविद्यालय आयोग का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा, कितना बार ऊपर चर्चा कर लिया। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, शिक्षा से। भारत में फिल्ट्रेशन थ्योरी, वही चीज़ है, अधोमुखी सिद्धांत मैकाले के द्वारा लाया गया था। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को जो नींव रखा गया था वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में लाया गया था। इसी में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था। अब देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 चार्टर एक्ट के तहत बिल्कुल। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 बिल्कुल। प्राच्यविद, अवाग्ल प्राच्यविद विवाद था, तो अभी पीछे पड़े हम लोग, विवाद था तो उन्होंने तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी। ये देखिए, 3 विश्वविद्यालय का स्थापना कर लिया हम लोग। 57 में कि 56 में किया गया था, तो 1857 में किया गया था। प्रथम महिला महाराष्ट्र की थी व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था D.K. कर्वे। इन्होंने विधवा से शादी की थी, ब्राह्मण विधवा से। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में इसका स्थापना किया गया था, और ये करने वाले व्यक्ति कौन था? वीजी तिलक। देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम, हम लोग सामाजिक धार्मिक पढ़े थे, हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में राजा राममोहन राय के प्रयास से किया गया था, डेविड हेयर के साथ। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में बना था, और कब स्थापना किया गया? तो 1875 में। डेविड हेयर वही चीज़ है, राजा राममोहन राय के समय में 1817 में। 1817 में डेविड हेयर प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज था, कहाँ? कलकत्ता में, और स्थापना कहाँ था? कलकत्ता में, वही चीज़ पूछ दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था? जी नहीं। कलकत्ता मद्रासा वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 में किया गया था। और फोर्ट विलियम बनारस कॉलेज का स्थापना किया गया था लॉर्ड जोनाथन डक्कन के द्वारा 1791 में, और फोर्ट विलियम लॉर्ड विलेजली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलेजली, ऑथर विलेजली यहाँ पे है, ये ऑथर नहीं होगा, लॉर्ड विलेजली के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों किया था? क्योंकि इसका उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, ठीक है, भारतीय भाषा में, जैसे फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में हेतु शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 10 जुलाई को हुआ था। इसकी स्थापना को उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना, अभी पीछे चर्चा किए थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय विश्व धार्मिक शिक्षा पर बल कौन दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू मदन मोहन मालवीय के द्वारा, यही पहले सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय कहलाता था। केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो BHU को घोषित किया गया, BHU को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनमें से वह प्रथम नेता कौन था?
जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन किया था। तो एएनएम लोखंडे। तो चलिए, ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोग के वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट में आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।